परमा आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं भयदां जाड्य अंधकारापहाम् हसते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां येनाक्षरसमाम्नाय मधिगम्यो महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीये प्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। ऐ ऋ ऋक् एओं ऐऔच हयवरट लण् यमगणनं झबय घड़दश जबगड़दश खपछटचटतौ कपय सससर हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि। ये भिक्षा के समय कई बार बदल गए और पता नहीं कैसे समय का मैनेजमेंट होता है, आगे पीछे होता ही रहता है, कोई एक समय निर्धारित नहीं है। इसके आसपास तो 1 घंटा पहले 1 घंटा बाद में भी यदि पाठ रखें तो भिक्षार्थी को दिक्कत ही होती है, क्योंकि बड़ी कठिनाई रहती है आने जाने में। आज भिक्षा नहीं हुई क्या स्वामी की? नहीं, हमारी भिक्षा तो हो गई, वैसे कह रहे हैं समय की जो गड़बड़ी रहती है ना, जो आने जाने में जो भी आते जाते हैं वो और समय से सारी चीज़ हो जाती है, वहाँ तो वो समय से आ जाएं, लेकिन वहाँ समस्या ये होती है कि थोड़ा आगे पीछे रहता है, तो उस वजह से समय थोड़ा और पीछे कर सकते हैं स्वामी जी। वो समय की सलाह मशवरा हम आज पाठ के बाद में करेंगे और जैसा होगा आपको सूचित करेंगे, क्योंकि ये लघु है और लघु में विचार तो चाहिए, माइंड भी फ्री चाहिए। ये उस तरह का तो है नहीं कि भागम भाग आके बैठ गए, तो क्योंकि देखो थोड़ा सा इसमें जब तक विद्यार्थी फ्री माइंड नहीं होता विचार नहीं हो पाता, तो उस हिसाब से थोड़ी व्यवस्था आपस में सब लोगों से विचार करके तब कुछ बैठाने की कोशिश करेंगे। भले पाठ भले कम चले, 40 मिनट भी चले, लेकिन विद्यार्थी का मस्तिष्क ठीक रहे ना, पढ़ने वाले का भी और पढ़ाने वाले का भी, दोनों का जो मन ठीक रहे और समय सारी चीज़ें ठीक हो जाती है, तो फिर वो 40 मिनट भी फोकस्ड होते हैं। क्योंकि 3-4 सूत्र बहुत हो जाते हैं पर्याप्त, यदि कोई 3-4 सूत्र चलाता है, और 3-4 सूत्र 40 मिनट में हो सकते हैं यदि एकदम हम निश्चिंत से होकर करें तो। वो समझाने का तो वो हमारे ऊपर है, हम उसको कितने अच्छे ढंग से समझाते हैं, उसमें तो आपको चिंता करनी ही नहीं है, वो तो आप लोग खुद अनुभव करते ही होंगे। नहीं करते होंगे तो आज फिर करा देंगे आप लोग जहाँ जहाँ पढ़ते हैं वहाँ जो जो आपने पढ़ा है उसी से संबंधित कोई सूत्र उठा देंगे, फिर पूछेंगे। चलो क्या है, अच्छा आप उन लोगों से विचार कर लीजिएगा। हाँ, और बस वो टाइम ना हो जो पाठ हमारे ऑलरेडी हैं मेरे। हाँ नहीं, वो जो वो मैनेज कर लूंगी। हाँ, वो जो समय है वो नहीं होंगे, उससे भिन्न चर्चा कर लेंगे, कुछ ना कुछ सभी के वो सबका साथ सबका विकास होना चाहिए, क्योंकि उनका मतलब उनके हाथ में नहीं है ना। हाँ, हाथ में नहीं है भिक्षा वगैरह का समय अपने हाथ में नहीं है, क्योंकि वो जैसा उनको अनुकूल हो उस तरह से आप मुझे चर्चा करके उस हिसाब से और अच्छे से व्यवस्थित करेंगे, है ना, ताकि खूब मन लगा के हम इस कार्य में लगे रहें। अच्छा हम लोग विचार कर रहे थे, हमारा राम शब्द पर विचार चल रहा है, तो राम में हमने रामाहा तक हमने विचार कर लिया था, और रामाहा तक हमने आपकी
आपने जो रामा तक सिद्ध करके हमें भेजा था, वो हमने देखा था, वो अच्छा लगा हमें। और सारे ही सूत्र आपने उसमें प्रस्तुत किए थे, मतलब कोई सूत्र छुटा नहीं था। रमु क्रीडायाम धातु से लेकर आपने रामाहा तक जो सिद्धि की है रूप की, उसमें सभी सूत्र आपने लिख के भेजे थे। ऐसा ही कर लेना चाहिए। ये शुरू में लिखने में थोड़ा आलस्य आता है, या मतलब ये समय लगता है, पता होते हुए भी फिर हमें लिखनी पड़ती है बात, तो उसमें कई बार लगता है। लेकिन 2-4 बार अगर हम अभ्यास कर लेते हैं तो फिर लिखने को क्या हमारे दिमाग में ही सेट हो जाता है वो। हाथ से लिखने से फिर क्या होगा कि आपको फिर लिखने का भी नहीं, आप अपने आप ही वो सूत्र उठते चले जाएंगे। तो प्रस्तुति का ही सारा है। देखो व्याकरण में क्या है कि लोग पढ़ते हैं, पढ़ लेते हैं, सभी पढ़ते हैं, और लेकिन समस्या इसमें सबसे बड़ी प्रस्तुति की आती है कि सूत्र जो है वो प्रस्तुत नहीं होते। तो वो प्रस्तुत करने के लिए बस सूत्र प्रस्तुत नहीं होते, तो उनको प्रस्तुत करने के लिए ही एक बार लिखने से वो प्रस्तुत होने लगते हैं। तो ये इसका है। आपने देखा था, कुछ समय ही नहीं मिला होगा, आजकल पाठ इतने हो जा रहे हैं। मैं बता सकता हूँ। अच्छा, क्या बात है, बता दो, आनंद आ जाएगा। आपने बड़ी सुंदर बात बोली है, तो मैं बता सकता हूँ, तो बहुत अच्छा लगा। बताइए बताइए, फिर तो आप अवश्य बताइए, हमें तो बड़ा अच्छा लगा जब आपने ये बोला। बताइए, ये भी सुनेंगे अब आगे। अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम इस सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। अच्छा, राम शब्द। चलो पहले रमु क्रीडायाम से ही ले लो। हाँ देखो, सुनना आप इसको, इस बात जो ये बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनना। आप भी फोन पे हैं और हमारे सामने जो बैठे उनको भी कह रहे हैं ये बात हम। आप बोलिए महाराज अब। रमु क्रीडायाम धातु है। उकार की उपदेश जन्म की तस्लोक श्लोक। ठीक है। बचा है रम। ठीक है। रम धन घय प्रत्यय है। घय प्रत्यय है। तो घय से हलंतिम से एक संज्ञा यकार की। ठीक है। और घकार की लक्ष्य तद्धित से एक संज्ञा बचा है अ। ठीक है। रामधन अ। रामधन आ है अभी। ठीक है। तो अत उपधाय से अकार को आ हो गया। हाँ, वृद्धि हो गई, वृद्धि हो गई। तो राम शब्द रूप सिद्ध हो गया। हाँ, मतलब राम, राम आया अभी। अभी राम आया हमारे पास। ठीक है, राम शब्द आ गया। अयुत्पन्न पक्ष में अर्थ धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम इस सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। ठीक है। कृतधित समासाश्च। अयुत्पन्न पक्ष में कृतधित समासाश्च सूत्र आता है, वो प्रातिपदिक संज्ञा करता है। ठीक है। उसके बाद ज्ञा प्रतिपदिका प्रत्यय परस्य, ये 3 अधिकार सूत्र आते हैं। ठीक है। तो यंत आवंत तथा प्रातिपदिक से परे 21 प्रत्यय हो, कहाँ हो? पर में हो। पर में हो। प्रत्यय जो है वो पर में हो। तो 100 के 21 प्रत्यय पर में हो गए। ठीक है। तो उसके बाद प्रत्येक त्रि की एक वचन, द्विवचन, बहुवचन संज्ञा करने के लिए सूत्र आता है सुपह। ठीक। तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, विभक्ति। पहले एक वचन की विवक्षा कर लीजिए। हाँ, विवक्षा हो गई। तो किस सूत्र से हुई? हाँ, सूत्र के द्वारा हाँ, एक वचन की विवक्षा है। तो रामधन एक वचन प्रत्यय आ गया। एक वचन प्रत्यय सु ले आया। रामधन सु। ठीक है। रामधन सु होने के बाद उपदेश जन्मासी की तस्लोक श्लोक हो गया। उकार की एक संज्ञा, अनुबंध लोप हो गया, ऐसा कर बोले। अब तो ऐसा कह सकते हैं आप। ठीक है। सकार। सकार होने के बाद ससुर शुरू शुरू रू होने के बाद अनुबंध लोप रुकार है ना। उपदेश जन्मासी की तस्लोक श्लोक बचा है रकार। रेफ बचा है। रेफ होने के बाद बचा है रकार। तो विराम अवसान से अवसान संज्ञा होगी। अवसान संज्ञा होगी रेफ के पर में। तो राम रेश ये स्थिति होने के बाद फिर खरो समय विसर्जन से विसर्ग हो गया। तो रूप सिद्ध हो गया रामः। तो फिर और यदि दूसरे पक्ष में भी करना चाहे तो अनचिच सूत्र लग गया, क्योंकि विसर्ग का पाठ आया है यर प्रत्याहार में। तो वो यर से परे अनच हो और यर के पूर्व में अच हो, तो ऐसी स्थिति में वो द्वितीय कर देता है। ठीक है। तो फिर
द्विवचन का प्रत्यय आता है। ठीक है। राम राम द्वय, अब हमें दो राम की विवक्षा है। ठीक है। तो राम राम धन अव। तो यहाँ फिर सूत्र आता है एक 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 राम होने के लिए, एक राम करने के लिए तो स्वरूपानाम शेष एक विभक्त हो। इस सूत्र के द्वारा एक शेष रहकर एक राम शेष रहा का लोप होता है। हाँ, और उसके लिए क्या परिभाषा आई? या शिष्यते लोपे माना था। हाँ। तो फिर राम धन अव होने के बाद यहाँ सूत्र उपलब्ध होता है आद्गुण है, वृद्धि रुचि है। तो फिर उसका भी बात करने के लिए सूत्र आता है प्रथम पूर्व सवर्ण। तो प्रथम पूर्व सवर्ण का ही बात करने के लिए सूत्र आता है नादीची। हाँ, नादीची। तो नादीची बात करने के बाद फिर वृद्धि रुचि सूत्र प्रस्तुत होता है। तो फिर वृद्धि रुचि से वृद्धि हो जाती है, वृद्धि होकर रामो रूप सिद्ध हो जाता है। फिर बहुवचन का प्रत्यय। हाँ, बहुवचनम से बहुत की विवक्षा से बहुवचन का प्रत्यय आता है। तो जस आया ना, जस आ गया। तो सकार की इत संज्ञा हलंत से प्राप्त थी। तो फिर चुटु सूत्र उपलब्ध होता है। नहीं, अब सकार वाले की बात कर दो। पहले जब सकार को छेड़ दिया आपने तो उसी को ले लो। तो फिर सकार के हलंत्यम से प्राप्त है। हाँ, किंतु उसका भी बात करने के लिए सूत्र आता है न विभक्तो तस्माह। लेकिन उसके लिए पहले सूत्र पढ़ते हैं विभक्ति संज्ञा करने के लिए विभक्तिश्च। सुप्तिंग और विभक्ति संज्ञस्थ, सुपूर्तिंग की विभक्ति संज्ञा होती है। सुपूर्तिंग की विभक्ति संज्ञा होती है। तो फिर न विभक्तो तस्माह विभक्ति में स्थित तवर्ग सकार मकार की संज्ञा न हो। हाँ। तो फिर जस ये स्थिति होने के बाद सकार की संज्ञा नहीं हो जाएगी। तो फिर जो जकार की जो संज्ञा है उसके लिए सूत्र आता है चुटु। हाँ, तो चुटु चवर्ग में जकार आ गया। तो उसकी संज्ञा, क्योंकि वो कहता है कि प्रत्यय के आदि में स्थित चवर्ग की और टवर्ग की इत संज्ञा हो, और जकार हमारा चवर्ग में आ गया। तो फिर इत संज्ञा होने के बाद बचा है च में जो अकार है वो बचा है। तो स्थिति बची रामधन अस। तो फिर रामधन अस होने के बाद यहाँ अकार सवन दीर्घ प्राप्त है। तो फिर लेकिन वहां पर कार्य हम करवाएंगे प्रथम, क्योंकि वो विशेष सूत्र है। प्रथमा द्वितीय विभक्ति का अच परिवर्तन के कारण तो पूर्व सवर्ण दीर्घ करेगा। तो स्थिति आ गई रामास। तो फिर रामास होने के बाद फिर रामास होने के बाद नहीं सकार को है। क्या बात है। हाँ हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है आज में। वो अनुबंध लोप हो गया, बचा है फिर अवसान संज्ञा करने के लिए सूत्र आता है विरामो अवसान। तो फिर अवसान संज्ञा होने के बाद खरवसानो विसर्जनीय से विसर्जन हो जाएगा। रूप रामहा। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर। देखो ये आपकी खोपड़ी में फिट हो चुका है। अब आपने अभ्यास किया ना इसका, बहुत अच्छा लगा। और हाँ हाँ, मैं बोल दीजिए। अब बहुत अच्छा किया, मैं बहुत ही अच्छा। अच्छा, आपको ही बोलना था। खुशी हुई होगी ना कि कितना अच्छा उन्होंने किया। हमें भी बड़ी खुशी हुई है, बहुत अच्छा किया। अच्छा, आप भी कुछ करके लाए? कोई बात नहीं, जो आड़ा टेढ़ा है दिखाओ। लिखा हुआ है आपने में, दिख रहा है दूर से। कुछ आप याद भी है? अच्छा, पहले देख लें लिखा हुआ कैसा है। अच्छा, ये जैसे रमू है ना, रमू, तो इसमें ऊपर वो चंद्र बिंदु भी लगा देते, वो भी होता है ना। अनुनासिक है ना, अनुनासिक है ना, वो भी लगा देना है ना, बाद में फिर हटाएंगे। किसी से पूछा तो नहीं था? स्वयं लिखा? अच्छा, ठीक है।
अलवंतात पूर्व से उपधा संज्ञा होती है। ऐसा लिख दिया आपने, ठीक है। अतः उपधाय सूत्र से वृद्धि हो गई। नहीं, हाँ ठीक है कोई नहीं। बोल सकते हो आप इसको कुछ थोड़ा बहुत? हाँ, शर्माना नहीं कुछ भी। लो, भले कॉपी अपनी अपने पास ही रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोलो बंद करके, उसको बंद करके बोलो, तब और पक्का पता चल जाएगा किससे पूछा था नहीं आपने। रमु क्रीडायाम, हाँ रमु क्रीडायाम धातु है। पहले उसमें कोई प्रत्यय लगा लो। हाँ, इत करना चाहो कर लो, लेकिन प्रत्यय लगा लो उसमें, घय प्रत्यय लगा लो। चलो आप करो, जैसे बोलते जाओ, ठीक है। हो जाएगा जो उकार के उपदेश हो जाएगा, लोप हो जाएगा। आकार के, आकार का? नहीं, किसके आकार का? उकार की तस्य लोप हो जाएगा, ठीक है। पहले उसको इत करोगे, उपदेश हो जाएगा। उसके बाद उकार को तस्य लोप हो जाएगा। हाँ, और उसके बाद में घय प्रत्यय है, को लसक्त तद्धित हो जाएगा। क्या होगा इत लसक तद्धित से? नहीं, यकार तो होगा हलंत्यम से, घकार जो है वो होगा लसक व तद्धित से। उसके बाद में आ गया तस्य लोप हो जाएगा। हाँ ठीक है। उसके बाद में जो अलवंत्यात् पूर्व उपधा, उपधा संज्ञा करेगा। जो अकार को, हाँ, रेफ में जो अकार है उसको अत उपधा से, अत उपधाया सूत्र से क्या होगा? दीर्घ हो जाएगा, वृद्धि हो गई, क्योंकि राम हो गया। हाँ, ऐसा कहना चाह रहे, ठीक है। राम की अब प्रातिपदिक संज्ञा करो दोनों सूत्रों से। से कौन सी हुई? अव्युत्पन्न पक्ष में, अव्युत्पन्न पक्ष में, ठीक है। कृत तद्धित समासाश्च, इससे कौन सी हुई? व्युत्पन्न पक्ष में। कृत तद्धित समासार व्युत्पन्न, ये व्युत्पन्न। ज्ञाप प्रातिपदिका सूत्र भी है। प्रत्यय आ गया, परश्च आ गया, फिर ज्ञाप प्रातिपदिका आ गया। उसके बाद में आ गई शुभ। नहीं, पहले तो स्वजस मोट षष्ठाम व्यम से 21 प्रत्यय लाइए। 21 प्रत्यय आ गया। उसके बाद में शुभ सूत्र आ गया। उसके बाद में एक वचन द्विवचन द्वयेक्यो क्या करता है? वो एकत्व और द्वित्व की विवक्षा में एक वचन और द्विवचन प्रत्यय लाता है। तो सबसे पहले एक वचन लाना है, तो एक वचन प्रत्यय ले आए। एक वचन प्रत्यय रामधन सु। अच्छा, अब उकार को किससे करो? उपदेश जनुनासिक, ठीक है। तस्य लोप से तो रामधन सा, तो रामस हो गया। अब क्यों लगाओगे? ससुसो रू। अब उससे क्या बन गया? रू हो गया, रू राम रू हुआ। फिर उपदेश जनुनासिक से उकार गया, तस्य लोप से लोप हुआ, फिर रामर। अब रामर में अवसान संज्ञा करो, विराम अवसम से अवसान संज्ञा, फिर खरावसानो विसर्जनीय से राम हो गया। अब दूसरा लाओ, रामधन औ किसकी वजह से आया? द्वयेक्यो द्विवचन एक वचन से द्वित्व की विवक्षा में द्विवचन प्रत्यय आ गया। दो राम के लिए, और दो राम में से एक राम किसके कारण बचा? दो राम हो गए थे ना, राम और बचा एक। तो किस सूत्र ने कही ये बात की? एक रख लीजिए, स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तौ। इसने कहा कि यह शिष्यते स लुप्यमान अर्थाभिधायी, जो शेष रह जाएगा वो दूसरे का भी बोध कराएगा, अन्य गए हुए का, लुप्त जो हुए उनका सबका बोध कराएगा। इसलिए एक ही रह गया राम, तो रामधन आओ। अब वृद्धि रेची। लेकिन वृद्धि रेची को बात करने सूत्र अगला क्या आ गया? प्रथमो। अच्छा, लेकिन उसको भी बात करने वाला अगला सूत्र कौन सा आ गया? नादिची, ठीक है। लेकिन नादिची ने कार्य नहीं कराया। कार्य कराया किससे? नहीं, कार्य कराया किससे? वृद्धि रेची से। तो कार्य करा के क्या बन गया? रामऊ। फिर बहुवचन की विवक्षा के लिए 3 राम हुए, राम। फिर बहुशु बहुवचनम ने क्या कहा कि बहुवचन की विवक्षा से 3 राम हो गए, तो प्रत्यय ले आओ उसका बहुवचन वाला प्रत्यय,
और रामधन जस, और 3 राम में से 1 राम किसकी वजह से बचा? वही जो पहले अभी बताया था। हाँ, तो रामधन जस आ गया। अच्छा, जस में सकार की इत संज्ञा होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी, क्योंकि नहीं होगी, क्योंकि विभक्तिश्च सूत्र से पहले विभक्ति संज्ञा की हलंत्यम से प्राप्त थी, लेकिन एक सूत्र आया न विभक्तो तुस्माहा, उसने कहा विभक्ति में यदि सकार मकार आपके पास है, और तवर्ग है, तुष्माहा है ना, इनमें से कुछ भी है तो उसकी इत संज्ञा नहीं होगी। इतनी होगी तो तस्य लोप का लोप भी नहीं होगा। हाँ, जकार के लिए दूसरा सूत्र आया, क्या? जस में जकार भी है ना, क्या? चुटू, दीर्घ उकार है, चुटू दीर्घ उकार है। तो चुटू ने क्या कहा? चवर्ग और टवर्ग यदि प्रत्यय के आदि में हो तो उनकी क्या कर दो? इत, फिर तस्य लोप से लोप, तो जकार का हो गया लोप, यानी अनुबंध लोप। ये जो बोलते हैं ना इत और लोप, इसको अनुबंध लोप भी कह सकते हैं। तो फिर क्या बच गया? रामधन अस। तो फिर रामधन अस से क्या लगा सूत्र? सवर्ण दीर्घ लगेगा, लेकिन लगाया हमने कौन सा? प्राप्त तो वो भी था, लेकिन लगाया क्या? प्रथमो, क्योंकि ये पहली और दूसरी विभक्ति, प्रथम और दूसरी विभक्ति में अच पर रहने पे काम करता है। ठीक है, तो स्थिति क्या होगी? रामास। रामास हुई स्थिति, क्योंकि वो पूर्व सवर्ण दीर्घ करता है ना। रामास के बाद फिर कौन सा सूत्र लगाया? ना अभी तो बता रहे, ससजुसो रू, उसने बता दिया रू, फिर उकार को उसी से अनुबंध लोप कर दो, उपदेश आज और तस्य लोप से बन गया रामार। रामार के बाद अवसान संज्ञा कर दो रेफ के पर में, वर्ण नाम अभाव, विरामो अवसानों से और खर अवसान्य विसर्जनीय से रूप सिद्ध हो गया रामा। देख लो भाई ऑनलाइन वालों, विद्यार्थियों ने आज चमत्कार करके दिखाया है। आज का दिन आप, हाँ आज का दिन आप लोग याद रखना। बहुत शुभकामनाएं सबकी। और इसी तरह भले हम पाठ को ऐसा करने में हमारा कोई समय जाए कुछ जाए, लेकिन इससे जो प्राप्ति है वो 2 बार लघु पढ़ने से नहीं होती, 3 बार नहीं होती, क्योंकि अब जो है आपको भी संतोष है कि चलो हम, और किसी व्यक्ति ने आपसे ये पूछ लिया कि भाई लघु पढ़ते हो? हाँ, तो राम का रूप सिद्ध करो। यदि आपने ये प्रथमा द्वितीया, ये एक वचन द्विवचन और ये बहुवचन ही सिद्ध कर दिया तो आपने बहुत बड़ा काम कर दिया। आप देख लेना कितने विद्यार्थी पढ़ते नहीं हो कर पाते, इसलिए अभ्यास करने से विद्या बहुत अच्छी खिलती है, आत्मविश्वास आता है। बहुत बढ़िया रहा। अच्छा, कोई बात नहीं, समय का समय आप ही लोगों के लिए है और क्या है, और पक्का करने के लिए तो बैठे हैं, और किस चीज के लिए बैठे? रामास होने के बाद वो जो सूत्र है तो उन्होंने मना कर दिया ना सकार के, सकार का लोप नहीं करेगा। नहीं, लोप कहाँ हुआ? रेफ बनाया हमने तो उसको, किया ही नहीं लोप, हमने रेफ बनाया उसको, सा की जगह पे रखा, और कुछ भी नहीं हमने किया ही नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ी हमें। तो अब हम आगे की स्थिति को लेके चलते हैं। सभी ने बहुत अच्छा किया, ऑनलाइन वाले भी जो देख रहे होंगे या बाद में देखेंगे या जो भी लाइव से देख रहे हैं सुन रहे हैं, आज उन लोगों को भी इन चीज़ों से सीख लेनी चाहिए। और सीख क्या, लिख के भेजना चाहिए इस रूप को, क्योंकि भेजा भी हो तो मैं देख भी नहीं पाया, तो इस तरह से है। अच्छा, अब क्या है कि जब हमारे प्रथमा विभक्ति के रूप सिद्ध हो जाते हैं इसमें, तो संबोधन के रूप आते हैं। आप लोग सब राम का रूप याद करे बैठे ही हैं, तो उसके आगे फिर संबोधन आता है। अच्छा, संबोधन क्या होता है? संबोधन में भी जो हमारे प्रथमा में जो प्रत्यय प्रयोग में आते हैं, प्रथमा के प्रत्यय कौन कौन से? सु औ जस, वही हमारे संबोधन के लिए प्रयोग में आते हैं। हमेशा वही प्रयोग में आने वाले हैं, वही प्रत्यय आते हैं प्रयोग में। अच्छा, तो उसके लिए जब संबोधन का मतलब क्या होता है? संबोधन का मतलब होता है प्रत्यक अभिमुखीकरणम संबोधनम, प्रत्यक अभिमुखीकरणम संबोधनम। अर्थात कहने का मतलब ये होता है, हाँ, कोई व्यक्ति ने नहीं, संवाद नहीं, कोई व्यक्ति संबोधन करते कब है हम, आप ये समझिए ना। संबोधन जो हम करते हैं, किसी को कहेंगे हे राम या ऐसा कुछ कहते हैं, तो संबोधन का ये तभी आता है, प्राय तभी आएगा संबोधन, प्राय तभी आएगा। प्राय शब्द बोल रहे हैं हमें, इसलिए प्राय का मतलब ये होता है कि दूसरा भी आ सकता है, लेकिन प्राय का मतलब अधिकतर बहुआंश वही आएगा। कि जब कोई व्यक्ति हमारी बात को ठीक से सुन नहीं पा रहा, ठीक से हमारी बात पर गौर नहीं फरमा पा रहा, तभी कहेंगे अरे ए हे ऐसे, हाँ, अरे मैत्रेयी, ऐसे संबोधन है ना वो, आत्मावाद ये है कि नहीं संबोधन, और हे राम ऐसे, वो इस तरह से हम जब ये संबोधन तब करते हैं जब ध्यान खींचना है हमें,
हाँ, जब हमें ध्यान खींचना है ना सामने वाले का, तब हम करते हैं। ठीक है, तो ध्यान खींचने के लिए विशेष रूप से संबोधन होता है, थोड़ा ध्यान हमारी तरफ खींच जाए, विशेष रूप से प्राय। तो हमारा अभी जो प्रत्यय प्रथमा में थे, वही प्रत्यय इसमें संबोधन में चलते हैं। ये बात आप लोगों को क्लियर है। तो संबोधन हमें एक राम को करना है, तो एकत्व की विवक्षा है। तो एकत्व की विवक्षा में सूत्र क्या कहे, कौन सा कहेगा? हाँ, तो वो क्या, कौन सा प्रत्यय ले आएगा राम के सामने? रामधन सु। संबोधन चल पड़ा आप, संबोधन का प्रत्यय। हाँ, संबोधन का रामधन सु है, क्योंकि इससे खेल होना है। यदि ये ना पता चले ये संबोधन का है तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, वही रूप हम बना बैठेंगे। तो रामधन सु, ऐसी स्थिति हमारे सामने आ गई। अब यहाँ चूंकि ये सु जो है, ये अब संबोधन के लिए हम लेके चले हैं, तो आगे एक सूत्र प्रस्तुत हो रहा है हमारे सामने, एक वचनम संबुद्धि ही। एक वचनम संबुद्धि ही सूत्र आ गया। दो तीन 49 है सूत्र। थोड़ा विभक्ति का तुक्का मारो। एक वचनम में एक वचन, अच्छा। और संबुद्धि में एक वचनम में एक वचन, संबुद्धि ही में ये किसकी तरह चला दिया रूप? विसर्ग तो बोतों में आ जाता है लेकिन देखा करो, थोड़ा और भी किसी का रूप ऐसा चलता होगा ना, उसको भी याद आ जाएगी। कहीं हरी वगैरह का चलता तो नहीं, कहीं ऐसा कुछ है, चलता है ना? हाँ, तो ऐसी तालमेल को जोड़ा करो, और क्या है, ऐसे तालमेल जोड़ लिया करो कहीं ना कहीं। ठीक है, तो सूत्र की वृत्ति कह रही है, संबोधने प्रथमाया एक वचनम संबुद्धि संयम स्यात्। कहते हैं संबोधन में जो प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, एक वचन है मतलब सुई तो है उसका एक वचन, उसी की तो संज्ञा हुई है ना एक वचन की। तो संबोधन में जो एक वचन है प्रथमा का, उसकी संबुद्धि संज्ञा हो, अर्थात इस सु को जब ये संबोधन में आए तो इसको क्या कहेंगे? संबुद्धि। इसका एक नाम रख दिया नया, इसका नया नाम रख दिया क्या? संबुद्धि ही। और कब पड़ता है ये संबुद्धि नाम? संबुद्धि नाम कब पड़ता है? जब ये संबोधन में हो, अन्य कहीं नहीं। संबुद्धि नाम केवल एक जगह पड़ेगा इसका, जब ये संबोधन में हो। और ये भी बात स्पष्ट कही है उन्होंने कि प्रथमा के एक वचन में, अर्थात हमें तो तीन रूप बनाने हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। द्विवचन में ऐसी बात नहीं है, बहुवचन में भी ऐसी बात नहीं है, केवल एक वचन में ऐसी बात है कि जो एक वचन का जो प्रत्यय हमारे सामने आया, उसका नाम हमने क्या रख दिया? पाणिनि जी ने संबुद्धि। ठीक है, तो याया संज्ञा सासा फलवती, कुछ ना कुछ उसका प्रयोजन होगा, सासा फलवती प्रयोजनवती। तो फल और प्रयोजन को लेकर अगला सूत्र प्रस्तुत होगा। बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है ये सूत्र, आज आप बिल्कुल अच्छे से समझ लेना जो भी प्रस्तुत होने जा रहा है, क्योंकि इस सूत्र के बारे में हम एक बात जानते हैं कि कई बार हमने जो ठीक ठीक पढ़ने वाले लोग हैं, जब उनसे गंभीरता से इस सूत्र के साथ हम छेड़छाड़ कर देते हैं तो वो उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। सूत्र निहायत आसान है, लेकिन यदि इसको पढ़ाने वाले या उस समय इस सूत्र को ठीक से ना समझाया जाए तो जो इसकी भाषा है वृत्ति की, वो भाषा में ही व्यक्ति उलझ के रह जाता है। इसलिए मैं इसको आपको दोनों तरीके से इसका स्वाद चखाता हूं अभी। ठीक है, तो सूत्र आ रहा है, यस्मात् प्रत्यय विदिष्टदादि प्रत्ययंगम। अब देखो उसका स्वाद चखो सूत्र का, बड़ा बढ़िया स्वाद है इसका। और अच्छी बात इसकी ये है कि ये यहाँ की रूप सिद्धि में भी काम आता है, और पूरी की पूरी हमारी जो समझो
आगे रूप सिद्धि तिंगंत की होगी वहां भी ये काम आता है। इसीलिए यदि ये सूत्र यहां नहीं समझा फिर वहां पर भी रूप सिद्धि में बात नहीं बनेगी। एक की तो हमने संबुद्धि संज्ञा कर ही ली, ठीक है। अब और फिर हम ये भी संज्ञा सूत्री है। अभी प्रयोजन जो सिद्ध होगा वो उससे भी आगे के सूत्र में होगा, क्योंकि इन दोनों सूत्रों से कुछ संज्ञाओं की जरूरत पड़ेगी। एक संज्ञा हमने पीछे कर ली संबुद्धि, एक संज्ञा में को और करने जा रहे हैं। ये कौन सी संज्ञा है? बस ये देखो, यस्मात् प्रत्यय विधि, हाँ आएगा, अगली लाइन में कर देते हैं ऐसे। आपको तो पता चली गया होगा इसमें कौन सी संधि है, आप तो इसके एक्सपर्ट बन गए। अब क्या है? नहीं संधि संधि संधि, इसमें कौन सी संधि? यहाँ अब तो आपसे कोई स्वप्न में भी पूछेगा, साइकिल चलाते चलाते भी आप बता दोगे, कहीं भी घूमते फिरते हैं पूजा करते करते, ये इसमें है। ये सूत्र क्रमांक है 1 4 13। यस्मात् प्रत्यय विधिस्तदादि प्रत्यय अंगम। यस्मात् इसमें एक पद है तो पता चल रहा है पंचमी है, रामात भी होता है ना। अच्छा, दूसरा इसमें एक पद है प्रत्यय विधि, प्रत्यय विधि ही। देखो कैसे पहचाना करो। अब आप पीछे विसर्ग संधि पढ़ के आ गए हैं, तो विसर्ग संधि में किस तरह सकार आता था, ऐसे आता था ना, तो वहां तोड़ के उसको भी विसर्ग में बदल लिया करो। यानी प्रत्यय विधि ही पद है इसमें, यस्मात् तक एक पद है और प्रत्यय विधि ही पद है। इस तरह से मतलब थोड़ा पहचानना सीख गए होंगे आप, संधि पढ़ के आ चुके हैं क्योंकि आप, ठीक है। अगला इसमें पद है, 2 पद हो गए, तदादि, और एक पद है प्रत्यय। तदादि भी प्रथमा है और प्रत्यय जो पद है, प्रत्यय भी है और अंगम भी है। प्रत्यय क्या है? सप्तमी, और अंगम क्या है? प्रथमा। देखना एक बार कितने पद हो गए इसमें, गिन के। 1 2 3 4 5 हुए, चलो ठीक है। यस्मात् एक पद है, प्रत्यय एक पद है, प्रत्यय विधि ही एक पद है, तदादि एक पद है, प्रत्यय एक पद है, अंगम एक पद है, ठीक है। इस तरह है। अब देखो इसकी भाषा देखना आप लोग, और इसकी भाषा आपको मैं सबको, आप अपनी अपनी कॉपी पेंसिल पेन खोल के बैठ जाएं। मैं इसकी भाषा वृत्ति पढ़ने के बाद आपको इसकी भाषा की हिंदी लिखवाऊंगा, और उस भाषा की हिंदी से आप इस सूत्र को पहले समझने की कोशिश करेंगे, फिर मैं इस सूत्र को बताऊंगा। इसकी भाषा क्या कह रही है, अर्थात इसकी वृत्ति क्या कह रही है। यह प्रत्ययो यस्माद् क्रियते, जो प्रत्यय जिससे विधान किया गया हो, तदादि शब्द स्वरूपम तस्मिन अंगम स्यात्। ये तो लघु सबके पास है, इसमें वृत्ति दी है। यह प्रत्ययो यस्मात् क्रियते तदादि शब्द स्वरूपम तस्मिन अंगम स्यात्। अब इसकी हिंदी, बिल्कुल आप हिंदी को लिखो, इसकी हिंदी को लिखो हिंदी लिखो इसकी। जो प्रत्यय, सरल हिंदी है लेकिन ये देखते आपको उलझाती है कि सुलझाती है। देखो तो एक बार, जो प्रत्यय जिस शब्द से विधान किया जाता है, जो प्रत्यय जिस शब्द से विधान किया जाता है, जो प्रत्यय, आप भी लिख रहे हैं ना, फोन पे हैं, जी स्वामी जी। जो प्रत्यय जिस शब्द से विधान किया जाता है, वह शब्द है आदि में जिसके, वह शब्द है आदि में जिसके। जो प्रत्यय जिस शब्द से विधान किया जाता है, वह शब्द है आदि में जिसके। ऐसा शब्द स्वरूप, ऐसा शब्द स्वरूप उस प्रत्यय के परे होने पर, ऐसा शब्द स्वरूप उस प्रत्यय के परे होने पर अंग संज्ञक होता है, अर्थात उसकी अंग संज्ञा होती है, अंग संज्ञक होता है। फिर से बोल रहे हैं हम, जो प्रत्यय जिस शब्द से विधान किया गया है, विधान किया जाता है, वह शब्द है आदि में जिसके। ऐसा शब्द स्वरूप उस प्रत्यय के
परे होने पर अंग संज्ञक होता है। लिख लिया सबने? आप पढ़ के बताना क्या लिखा है, देख तो सही लिखा है क्या? जो प्रत्यय जिस शब्द से विधान किया जाता है वह शब्द है आदि में जिसके ऐसा शब्द स्वरूप उस प्रत्यय के परे होने पर अंग संज्ञक होता है। आपने लिख लिया? आप अपनी कॉपी दिखाओ, क्योंकि आपसे नहीं, आप दिखाओ। आपने लिख लिया? अभी नहीं लिखा? आदि में तक हो रही। इनको लिखवाएंगे अभी। आप पहले अपनी मुझे कॉपी दिखाओ। कॉपी आप किस लिए देख रहा हूं मैं, क्योंकि मात्राओं की मैं पहले ध्यान नहीं दिया, मुझे आज ध्यान आई, मैं लिखवाया करूंगा। क्योंकि जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं होती ना, वो उनके लिखने में मात्राओं गलती होती है, तो वो भी तो सुधारना जरूरी है ना, तो गड़बड़ हो जाएगी। जो प्रत्यय जिस शब्द से विधान किया जाता है वह शब्द है आदि में जिसके ऐसा शब्द स्वरूप उस प्रत्यय के परे होने पर अंग संज्ञक होता है। आपके तो बिल्कुल सही है उसमें। इनको पूरा लिखा दो। आपने फोन पे हैं, आपने लिखी इसकी हिंदी? लिख ली स्वामी जी। पढ़ के बता दो एक बार, क्योंकि प्रश्न उठने वाला है अब इसीलिए पूछ रहा हूं। पढ़ दो एक बार। जो प्रत्यय जिस शब्द से विधान किया जाता है वह शब्द है आदि में जिसके ऐसा शब्द स्वरूप उस प्रत्यय के परे होने पर अंग संज्ञक होता है। अच्छा, अब आप लोगों ने सबने इसकी हिंदी लिख ली, अधिकतर ने। किसी की थोड़ी बहुत बची है तो वो लिख रहा है, लेकिन लिख ली, सभी लोगों ने इसको लिख लिया। अब मुझे ये बताओ, आप लोग यहां पर, आप लोगों ने संबुद्धि संज्ञा तो सीख ली, और संबुद्धि संज्ञा सु को आपको पता चल गया। स्थिति हमारी है राम धन सु। अब इसमें इस सूत्र को फिट करो आप। ये सूत्र क्या कर रहा है? अंग संज्ञा। इतना तो पता चल रहा है कि अंग संज्ञा कर रहा है, अंग संज्ञक बोला। अब इस सूत्र में अंग फिर है क्या? किसकी अंग संज्ञा होगी? इस सूत्र में नहीं, इस रामधन सु की स्थिति में अंग किसको कहेंगे? ये बहुत जरूरी है सूत्र, इसलिए मैं इसको ज्यादा समय दे रहा हूं और घिस रहा हूं, क्योंकि गलती हुई और कई बुद्धिमान व्यक्तियों से मैंने गलती करते देखा, जो बहुत अच्छा लघु पढ़ रहे हैं। आप लोग जानते हैं, उनका नाम यहां लाइव चलता है, नहीं बोलेंगे। फिर मैंने ही उनको समझाया था और बहुत सरल तरीके से, और उन्होंने ये कहा कि अरे आपने तो बिल्कुल ऐसा समझा दिया जैसे लड्डू मुंह में रख दिया हो हमारे। हमें तो ये बड़ा अजीब सा लग रहा था। तो हो सकता है आप लोगों को समझ में आ गया हो, मैं ये नहीं कह रहा, सबकी बुद्धि एक जैसी नहीं होती, लेकिन देखो किसको चूक ना जाए, क्योंकि जिसने ये बात मुझसे पूछी थी उसको तो एक गले की फांस बन गया था सूत्र। और गले की फांस कहां जाके बना? यहां तो रूप सिद्धि हो गई, तिंगंत में जाके गले की फांस बनाए। हाँ, तो गड़बड़ हो जाएगी बहुत। नहीं, समस्या पता है क्या है? ये यहां तो समझ में आ जाए, लेकिन यहीं जब हम एक तिंगंत की बात आपको बताएंगे ना, तो यहीं हम आपको तिंगंत क्लियर करके चलेंगे, क्योंकि तिंगंत का उदाहरण अगर हम इसमें नहीं उठाएंगे तो इसका सही अर्थ नहीं निकलेगा। अभी तो आप हमें सिर्फ इतना बता दो, रामधन सु की स्थिति में किसकी अंग संज्ञा हुई? सूत्र का अर्थ आपके सामने है। रामधन सु की स्थिति में अंग हम इसमें किसको कहेंगे? भाई संज्ञा ही तो की, यानी किसी का नाम रखा अंग। तो अंग किसका नाम रखा गया इसमें, जरा बताओ हमें। थोड़ा दिमाग लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। रामधन सु है, इसमें सु की क्या कर दिया आपने? पहले सूत्र से अभी जो करके आए हो, संबुद्धि संज्ञा। सु को संबुद्धि कहना शुरू कर दिया ना आपने, पाणिनि जी ने बता दिया। हाँ, उससे संबुद्धि संज्ञा हो गई। अब अंग संज्ञा करनी है इसमें ही, क्योंकि ये दोनों संज्ञाएं प्रयोग होने वाली है अगले सूत्र में। तो इसमें अंग क्या है? संबुद्धि तो पता चल गया आपको क्या है, अंग क्या है? आपको आ रहा हो फोन पे समझ में, तो आप बताइए इसमें अंग क्या है? राम। क्या है? राम अंग है इसमें। अच्छा, अगर अभी मैं आपके सामने एक दूसरी स्थिति रख दूं, कोई समझो, आपने कहा राम इसमें अंग है। यदि मैं आपके सामने एक स्थिति रख दूं, भू धातु है, तिंगंत का रूप है, ठीक है, भू धातु है। भू धातु में हमारा एक विकरण लगता है, जब आप रूप बनाते हैं, शप एक विकरण होता है भू धातु में। तो भू धन शप
धन भू धन शप धन मिप, ऐसी स्थिति है। एक और उदाहरण रख रहा हूं मैं इस सूत्र को बिल्कुल, हाँ बता रहा हूं। मैंने जो रूप लिखा है यहां पर, एक वो लिखा है भू धातु का जो भू है, धन शप धन मिप, ये प्रत्यय हैं। शप और मिप ये प्रत्यय हैं, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। विकरण हुआ है शप, ये भी एक प्रत्यय है। विकरण शब्द से यदि आपको परहेज हो या समझ नहीं आता तो समझो शप एक प्रत्यय है, मिप एक प्रत्यय है, और भू धातु के उत्तर में लगे हुए हैं। पहले लगा हुआ है शप, भू धन शप, फिर धन मिप, इस तरह दो तो प्लस के चिन्ह लगे हैं और दो प्रत्यय लगे हुए हैं, मतलब जो देख नहीं पा रहे उनके लिए ऐसा बोलो। एक और उदाहरण रख रहा हूं, भू, ये भी सेम ऐसा ही है, इसी से समझ लो या उससे समझ लो। शप धन क्षत्रिय प्रत्यय यदि मैं लगा दूं कोई तो किसी एक पे समझ लो। अब मुझे इसमें आप ये बता दें कि इसमें आप अंग संज्ञा किसकी होगी, क्योंकि इसमें क्या हो ना, रामधन सु में पूरा रहस्य खुलता नहीं है। यदि ये उदाहरण ना उठाए जाए तो इस अंग संज्ञा का पूरा रहस्य नहीं खुलता, इसलिए उदाहरण उठाने बहुत जरूरी है। अब पढ़ लोगे तो पढ़ लोगे, कौन जाने। कल एक महात्मा जी ने क्या कहा, बड़ी सुंदर बात कही। वो महात्मा जी के पास कोई पढ़ने के लिए गया, आप लोग सब जानते हैं, नाम नहीं लेते। वो महात्मा जी ने ये कहा कि भाई पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वायदा हम ये नहीं करेंगे कि हम आपका शास्त्र पूरा कर देंगे। पहली बात, कहते हैं बहुत विघ्न है, बहुत सारी चीजें, लेकिन जब तक पढ़ाएंगे बहुत बढ़िया पढ़ाएंगे। तो बात बहुत अच्छी लगी हमें, पढ़ाने में हम कोई चूक नहीं छोड़ेंगे। लेकिन आप ये समझते हो, बोले बहुत सी सारी चीजें होती हैं, बहुत बातें होती हैं, बहुत सारे विघ्न हैं, बहुत चीजें। तो बात बहुत सुंदर लगी। मैं तो इस बात पर पहले दिन ही से चलता हूं कि हर पार्ट ऐसा होना चाहिए कि आपका वो पार्ट अपना होना चाहिए। जरूरी नहीं आप 1000 दिन तक पढ़े, कितने दिन तक पढ़े, कुछ नहीं पता हमें कल क्या होना है, लेकिन आपने कौन सा सूत्र पढ़ लिया, यस्मात् प्रत्यय विदिश तदादि प्रत्यय अंगम। इससे पहले आपने सूत्र पढ़ लिया एक वचनम संबुद्धि, तो आपको वो सूत्र क्लियर होना चाहिए। अब मुझे, क्योंकि इस सूत्र को यस्मात् प्रत्यय विदिश तदादि प्रत्यय अंगम को आप तिंगंत में जब लगाने चलेंगे तो इस प्रकार के रूप आपके सामने आएंगे, भू धन शप धन मिप, धड़ाधड़िए आते हैं। अब इसमें जब तक आप अंग संज्ञा नहीं समझेंगे तब तक आप सूत्र पर कार्य नहीं कर सकते, वहां रूप सिद्ध नहीं कर सकते। तो इसमें अंग संज्ञा बता दीजिए। वो तो आपने बताई रामधनसु, वहां पूरा रहस्य खुल ही नहीं रहा, वहां थोड़ा रहस्य आधा खुलता है। यहां पर अंग संज्ञा बता दो, इसकी हिंदी जो आपको लिखवाई उसी को पढ़ के बता दो, उसी में लिखी हुई है इसका। यहां अंग किसको कहेंगे, प्रत्यय तो सबको दिख रहे हैं, शप भी प्रत्यय है, मिप भी प्रत्यय है, अंग किसको कहेंगे। उनसे तो देखो पूछने का कोई वो नहीं, क्योंकि उनका तो पहली बार है बिल्कुल, लेकिन बताने की आप इच्छा जाहिर कर रहे हो तो बता दो भाई, बताओ आप अंग की तो नहीं, वो बैठे एक सामने मेरे। अंग संज्ञा किसकी, भू की। अच्छा अब आप बताइए, फोन पे नहीं, इनसे। वो धातु होने के कारण इसे, धातु का इससे कोई लेना देना नहीं है कि भू धातु है, क्योंकि अभी हमने राम लिया था। कुल मिला के कोई शब्द है, बस ऐसा समझो आप, ऐसा नहीं कि वो धातु ही होना जरूरी है, ऐसा कुछ कहा नहीं उन्होंने, शब्द की बात करी उन्होंने। तो वो एक इत्तेफाक है, एक तरह से संयोग है कि यहाँ भू धातु ले ली, वहां हमने राम शब्द ले लिया। आप बताइए, फोन पे हैं, आकार है शब्द में जो आकार है, आप बताओ फोन पे जो है, भू धन शप धन मिप, इस तरह है। हाँ जैसे भू धन शप हुआ उसका अंग, ऐसा लग रहा है। भू धन शप हुआ अंग, किसका अंग, ये जो आपने पूरा, क्योंकि अंग कार्य करने पड़ते हैं वहां पर, तिंगंत में अंग कार्य करने पड़ते हैं कि इसके अंग में ये हो जाए, इसके अंग में ये कार्य हो जाए, इसके अंग में ये कार्य हो जाए। जब अंग ही नहीं पता तो उसके अंग में कार्य क्या करेंगे हम, आगे तो कुछ भी नहीं, आगे तो ढालू है, सूत्र लगेगा एंगर स्वाद संबुद्धे, जट से रूप सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि संबुद्धि क्लियर है, अंग क्लियर है, तो सूत्र क्या कहेगा, कुछ भी नहीं। देखो लंबा खींचने की कोई बात नहीं है, बात ऐसी है कि इसमें यही हमें समझना है जो उन्होंने बोला कि इसका एक सरल तरीका है अंग पहचानने का। मैं आपको सीधा ढालू तरीका बता देता हूं एकदम, जो मैंने बिल्कुल मीठी गोली है, यूं ही
कोई भी चूस के खा ले उसको। जब भी आपको किसी का भी अंग पहचानने को कह दें, कोई भी कितना भी लंबा कुछ भी लिख दें और उसका ये कहें कि इसमें अंग पहचानो, क्योंकि रूप बनाने में पड़ती है जरूरत इनकी, तो अंग पहचानने के लिए जिसका अंग आपको बोले अवश्य ही वो किसी ना किसी प्रत्यय का अंग बोलेंगे। जो भी आपको अष्टाध्याय में सूत्र मिलेंगे वो हमेशा ये कहेंगे कि इस प्रत्यय का अंग को ये कार्य हो जाए, यानी उस प्रत्यय का नाम तो लेंगे कि नहीं लेंगे, वो ये कहेंगे मिप प्रत्यय के अंग को कार्य हो जाए, या वो ये कहेंगे शप प्रत्यय के अंग को ये कार्य हो जाए। जिसके अंग को बोला जाए कार्य हो जाए, उसके बाईं ओर जितना भी कुछ है वो सब अंग है। बात कितनी आसान है। यदि मैं ये कहने लगूं कि मिप के अंग को कोई कार्य हो जाए, तो मिप के बाईं ओर क्या क्या चीज है, भूधन शप है पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा ही अंग है। और यदि मैं ये कहूं शप के अंग को कार्य हो जाए, तो क्या है इसके बाएं में, पूर्व में भू, तो अंग केवल क्या हुआ, भू। अर्थात मिप के लिए तो अंग हो गया ये पूरा शब्द स्वरूप भूधन शप, और यदि मैं शप के लिए कहूं तो भू। यानी जिस प्रत्यय के लिए अंग कहूं कि इस प्रत्यय का अंग को ये कार्य हो, अंग वही होगा, उसके पूर्व में जितना भी बचा है सब उठा लो। अब रामधन सु में ये बात आ नहीं रही थी, क्योंकि यहां तक केवल एक ही था, तो बात क्लियर नहीं हो पाती यहां पर। इसलिए इसके लिए कई टिप्पणकारों ने अलग से ये रूप दिखाए हैं। वहां वो जो फंस गए थे वो यहीं फंस गए कि वहां एक सूत्र आया, मुझे अब तो याद नहीं, लगभग लॉकडाउन के बाद की बात है, वो ये फंस गए, उन्होंने कहा कि अंग कार्य हो जाए। अब उनको ये नहीं पकड़ में आ रहा था कि अंग कौन सा है। तो अंग पकड़ने का यही तरीका है कि जिसका अंग कहे उसके पूर्व में, मैंने बाएं बोल दिया सामान्य भाषा में, व्याकरण की भाषा में दो ही दिशाएं पूर्व और उत्तर, उसके पूर्व में जितना भी शब्द स्वरूप है पूरा उठा लो, वो पूरा का पूरा अंग है। ये सबको क्लियर हो गया होगा, बस इतना इस सूत्र का मर्म है। क्लियर हो गया ना आपको? फोन पर है? हाँ जी जी। हाँ, बस ये बस बात आप याद रखना। ये दिखने बहुत सरल सी हो गई अभी बात, हाँ दिखने बहुत सरल सी हो गई, लेकिन मैंने स्वयं ही देखा था कि एक दो आचार्यों ने ऐसे ढंग से इसको टेक्निकल भाषा में ढाल के समझाया कि मामला गोल हो गया। देखो ये सारी चीजें हमारी मुश्किलें आसान करने के लिए हैं, मुश्किलें बढ़ाने के लिए नहीं है। तो पद्धति मुश्किल आसान करने वाली हो तो आनंद आता है, नहीं तो और बढ़ जाती है। बस जिस प्रत्यय का अंग कहें उसके पूर्व में जो कुछ भी है, हो सकता है एक शब्द मिल जाए, दो शब्द मिल जाए, वो पूरा का पूरा अंग होता है। तो इसीलिए यहां अगर क्षत्रिय का अंग कहे हम, तो क्या है क्षत्रिय का अंग? भूधन। और यदि हम शप का अंग कहे, केवल भू है कि नहीं? आपको भी क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक, बस बात क्लियर हो गई। रामधन सु में तो कुछ बचा ही नहीं, वो तो बहुत ही आसान था, उसमें तो कुछ है ही नहीं। तो अगला फिर सूत्र प्रस्तुत हो रहा है, एंग हर्षवात संबुद्धे। अब इस सूत्र में कुछ नहीं बचा एंग हर्षवात संबुद्धे में, क्योंकि संबुद्धि संज्ञा हम करके आ गए और ये हमने दूसरी अंग संज्ञा भी कर ली, फिर कुछ खास इसमें बचा नहीं। बस सूत्र लिखेंगे, विभक्ति बताएंगे और आप स्वयं ही सूत्र को झट से लगा देंगे। एंग हर्षवात संबुद्धे। अच्छा, एंग हर्षवात संबुद्धे है 6-1 नहीं 69 होगा, 69 है ना, 69। हाँ 6-1-69 है। वृत्ति क्या कह रही है? अच्छा विभक्ति देखते हैं ना, विभक्ति देखो, उसमें कुछ समझ में आ रही हो तो। एंग हर्षवात एक पद है, पंचमी। एंग हर्षवात एक पद है ना, एंग हर्षवात एक पद है, संबुद्धे। हाँ नहीं, ये तो पंचमी होगी ना, फिर संबुद्धे है। संबुद्धे षष्ठी किसकी वजह से हुई? रामत। बात तो सही कह रहे हो यार, रटी हुई है आपको, आपके दिमाग में फिट है रटी रटाई, लेकिन उसको थोड़ा दिमाग से बताओ। संबुद्धे किसकी वजह से षष्ठी है? संबुद्धि से तो संबुद्धे हुआ, संबुद्धे, तभी तो देखो ऐसे देखा करो ना, एक संबुद्धि था फिर संबुद्धे हुआ, ऐसे थोड़ा एक दो बार क्या करो, ये 4-5 रूप जो हैं राम के हैं, हरि के हैं, के हैं, इन पर थोड़ी निगाह मार लिया करो बीच बीच में, ठीक है ना, तो पक्के रहेंगे वो। तो अब इसमें जो है हमारे पद तो हमें क्लियर हो गए। एंग हर्षवात संबुद्धे में 2 पद हैं, एक पंचमांत है, एक षष्ट्यांत है।
और हल की यहाँ पर हलगाभ्यो सूत्र से वृत्ति आ रही है और लोपह की वृत्ति आ रही है लोपो वयोवली से। इस तरह अब सूत्र का जो अर्थ बन रहा है वो है एंगंताद। अब ये धकार हो गया, हकार से धकार, ये आपको पता ही होगा। ये हर्षवंताद है कि नहीं है? ये देखो कितना पद है, इसको आप संधि आप अपनी तोड़ लेना, आप इस पद की संधि तोड़ लेना जो अपने उस पे ये पद दिख रहा है। हाँ, इस पद की संधि तोड़ के लानी, मैं नहीं बताने वाला, संधि पढ़ चुके आप लोग, ये आपका होमवर्क है आज का। ये जो पूरा लंबा चौड़ा पद आपको दिख रहा है लुप्यते तक, इसकी संधि उसके साथ तोड़ के लाना। अपना क्या कहते हैं, सूत्र का नाम आपको पता होना चाहिए, ऐसा नहीं कि तो इसको संधि तो तोड़ के हम बोलेंगे ही, लेकिन उसका सूत्र लिख के लाना है आपको, ठीक है ना। तो एंगंताद है, यहां तक ले लो इसको, एंगंताद। दृश्यवंताद तक ले लो, ठीक है। ये यहां से ले लो, अंगाद हल लुप्यते, बोल दिया हमने, टूट गया, लेकिन आप अपने ढंग से तोड़ के सूत्र के साथ लाना। अभी तो हमें समझा के पाठ भी पूरा करना है, तो इस पर हम ज्यादा खेल नहीं कर रहे। समुद्रश्चेत, ये क्या कहना चाह रहा है कि एंगंत अंग या हर्षवांत अंग, एंगंत अंग हो या हर्षवांत अंग हो, उससे परे यदि कोई हल मिल जाए तो उसका लोप कर दो। तो इसमें देखो एंगंत हल हो, और एक और बात कही कि वो संबुद्धि का होना चाहिए। तो यदि हमें संबुद्धि ना पता होती, देखो यहां संबुद्धि का पता चल रहा ना, सु क्या है, संबुद्धि का है, और हल है, सु से उकार तो चला जाएगा, सकार मात्र शेष रह जाएगा। तो हल, सकार हल रह गया कि नहीं रह गया, और वो हल कोई और तो है नहीं, संबुद्धि का हल है, क्योंकि पहले हम संबुद्धि संज्ञा देख के आ चुके। अब इसमें हमें ये राम जो है ये एंगंत अंग है, अंग भी हमें पता चल गया कि राम इसमें अंग है। ये एंगंत अंग है या हर्षवंत अंग है? हर्षवंत है कि नहीं है? एंगंत होता तो ए होता उसमें, ये तो हर्ष है कि नहीं। तो क्या करना है फिर, सकार का लोप कर देना है, बस कुछ भी नहीं करना है इसमें, हो गया। बस क्या किया, सकार का लोप हो गया इसी सूत्र से, तो क्या रह गया, खाली राम। बस वो संबोधन के लिए हे लगाते हैं तो हो गया, हे राम रूप सिद्ध। अच्छा, इसमें आजकल ये चिन्ह चलता है इस तरह का, हे राम में ये बाद में डंडा खींच के नीचे बिंदु वाला। तो कई टिप्पणकार ऐसा बोलते हैं कि ये चिन्ह जो है पाणिनि जी का चलाया हुआ नहीं है, ये बाद में पाश्चात्य संस्कृति से चलाया। लेकिन बोले हमें कोई भी चीज यदि अच्छी मिल जाती है, हम ग्रहण करने में पीछे नहीं हटते। यदि इसको देख के हमें ये पता चलता है कि ये संबोधन है, तो चाहे बोले वो अंग्रेजों ने लगाया, किसी ने भी लगाया, हम तो ले लेते हैं। आजकल ये चलता है ना, हे राम, राम के बाद संबोधन है कि नहीं। हम तो बचपन में संबोधन गांधी जी का देखते थे, जब गोली लग गई झट से और लिखा रहा हे राम, हाथ जोड़ते हुए देता था। आज याद आ गया। तो राम का रूप ये हे राम संबोधन का प्रत्वचन सिद्ध हो गया, ठीक है। तो रामधन सु में दो हमने संज्ञाएं पढ़ी, वो दोनों संज्ञाएं आपको ये क्लियर है। चलो, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।